कोई चीज जो आपने पढ़ी प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आप पूछना चाहते हो, कोई आपको क्वेरी है तो वो पूछो आप। ठीक है, असाइनमेंट 1 प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की वो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? 2 मिनट। सर 14th बता दो। मैं एक एक करके चलूंगा बेटा, फिर भी आगे पीछे बहुत हो जाता है और फिर ढूंढने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हार्ड कॉपी तो है, तो सॉफ्ट में देखना है तो एक एक करके चलेंगे। फर्स्ट में कोई डाउट? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ? यस सर। कौन सा बेटा? 8। एट्थ क्वेश्चन। ये तो बेटा सीधा फॉर्मूला ही पूछा है। एट्थ में तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, ये तो ट्रेजेक्टरी का आपसे फॉर्मूला ही पूछ रखा है ना। y equals to x tan theta minus dx square upon 2u square cos square theta। सबसे पहला ही ऑप्शन, ये तो फॉर्मूला ही है। 9th में कोई डाउट? 10th, 11th, 12th, 13th? यस सर। 13th. A ball is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal with kinetic energy E। देखो प्रोजेक्टाइल को काइनेटिक एनर्जी ई से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये इसे प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से। इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं कि एंगल आपको 45 डिग्री। तो जो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो ई दी गई है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम होता है हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये इस तरह के पाथ में मूव करना शुरू करता है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्टेड हो जाती है इस तरह से, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी इस तरह से हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती है। शुरू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर हम कंक्लूड करें, तो अगर ये वेलोसिटी u है, ये एंगल 45 है, तो ये वाली वेलोसिटी u cos 45 डिग्री यानी कि u by √2 है। तो यहां पे भी वेलोसिटी इतनी हो गई, दैट इज u by √2। तो इस जगह की काइनेटिक एनर्जी अगर लिखे हम, मान लो E डैश है यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो E डैश को होना चाहिए हाफ m इनटू ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास हाफ m u स्क्वायर और एक 1/2 और आ गया। ये हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू E थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो ये वैल्यू हो गई E/2, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई E/2। सर अगर इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉइंट नहीं बोलता तो सर वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आती, तो कैसे निकालते? एक बार फिर से बोलना बेटा, क्या बोला आपने? अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉइंट नहीं बोलता
Hg आ गया। अब देखो प्रोजेक्टाइल में टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी। शुरू में टोटल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ही है शुरू वाला पॉइंट, तो टोटल एनर्जी जो है वो अगर मैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखूं तो पोटेंशियल वाली तो जीरो हो गई शुरू के लिए, इनिशियल कर देता हूं फर्स्ट इनिशियली। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu² और पोटेंशियल एनर्जी होती थी हाइट जीरो है तो जीरो हो गई। फिर जिस पॉइंट के लिए हमसे कह रहा है वहां की टोटल एनर्जी लिखते हैं सेकंड पोजीशन पे, तो वहां पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं हमारे को, हमने लिख दिया हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, mgh की जगह हाइट बोली थी मैक्सिमम हाइट की आधी, तो h/2 हो गया हमारे पास, h/2 लिख दिया यहाँ पे मैंने। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। टोटल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mg h/2 की वैल्यू निकाली थी u²/8g, u²/8g, ये g कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब ई टोटल सेकंड पोजीशन पे आ गई हमारे पास हाफ mv² प्लस mu²/8। अब टोटल एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे इक्वल होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, तो इन दोनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी सेम होगी। फर्स्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², सेकंड पोजीशन पे टोटल एनर्जी है तो हाफ mv² प्लस mu²/8 इक्वल्स टू हाफ mu²। यहां से हाफ mv² इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं इक्वल के, हाफ mu² माइनस 1/8 mu²। इसे मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का एलसीएम हो गया 8, 4 में से बन गया 3, तो ये आ गया 3/4 इंटू हाफ mu²। 3/8 आया था, उसे मैंने लिख दिया 3/4 इंटू हाफ mu²। हाफ mu² मेरे को अगर ई दिया गया था जैसे इस क्वेश्चन में था तो 3e/4 हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 था शायद, 13 था। 14 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 15 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट? नो सर। 16, 17, 18, Yes, sir. 18. A boy throws a ball with velocity v0 and angle alpha to the horizontal. If at the same instant he starts running with uniform velocity to catch the ball before it hits the ground. To achieve this, he should run with the velocity. ठीक है? बॉल का कुछ पाथ इस तरह से होगा, पैराबोलिक पाथ। इसको प्रोजेक्ट किया गया है अल्फा एंगल पे v0 वेलोसिटी से। जो पर्सन है जिसने थ्रो किया वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वो पर्सन ऐसे रन करे कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पर्सन को हॉरिजॉन्टली रन करना, तो पर्सन की जो वेलोसिटी है और इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो दोनों इक्वल हो। यानी कि इस पर्सन की, यहाँ पे मैं ऐसे पर्सन मार्क कर देता हूँ, तो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी मार्क कर रहा हूँ। इस पर्सन की वेलोसिटी इधर जो है वो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0 cos। अगर ये वाली वेलोसिटी भी v0 cos अल्फा हो तो क्या होगा, जब ये पर्सन यहाँ पे पहुंचेगा तो उस समय बॉल की पोजीशन यहाँ पे होगी, जस्ट इसके ऊपर। जब ये पर्सन यहाँ पे पहुंचेगा तो बॉल की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो बॉल जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे होगी।
और ऐसे ही जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो बॉल भी यही पहुंच रही होगी, ये कैच कर लेगा, यानी कि इस पर्सन की वेलोसिटी जो है होनी चाहिए इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जितना मैग्नीट्यूड है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस बॉल का, उतनी वेलोसिटी से अगर ये पर्सन रन करेगा तो ये इस बॉल को कैच कर लेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? सर अगर इसमें टाइम पीरियड इक्वल कराएं तो? टाइम पीरियड इक्वल कराओगे तो भी वही बात है। देखो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे टाइम पीरियड इक्वल हो गया दोनों का। आपने मान लिया पर्सन की वेलोसिटी वीपी है, तो वीपी इनटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू ux इनटू टी। टी कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको यही मिला पर्सन की वेलोसिटी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। 1 मिनट का बच्चों ब्रेक लूंगा। हेलो जी सर। तो ये क्लियर है बच्चों आपको? वही रिजल्ट आ गया आपके पास Vp इक्वल्स टू ux। इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ सर। ठीक है। 19th में कोई डाउट किसी को? 20th 21st 22nd यस सर 21st। 21st ओके 21st देखता हूं पहले। A body is projected at an angle theta with horizontal. Another body is projected with same velocity at an angle theta with the vertical. The ratio of the time of flight is। देखो इसका मतलब है दोनों के बीच का एंगल जो है मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल्स के एंगल का सम 90 डिग्री हो गया। ऐसे दिया, एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से फायर्ड है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, दूसरा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। इसका मतलब है दूसरे वाले का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ हो गया 90 माइनस थीटा। ये पहली वाली वेलोसिटी हो गई, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मान लो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो सेकंड वाले का एंगल 90 माइनस थीटा, फर्स्ट वाले का थीटा, दोनों के एंगल का सम हो गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है। अब हमसे पूछा है इसमें द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 अपॉन t2 अगर हम निकालें तो ये होगा हमारे पास 2u sin थीटा बाय g अपॉन 2u sin 90 माइनस थीटा बाय g। एक का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, दूसरे का 90 माइनस थीटा है। 2u कैंसिल आउट, g कैंसिल आउट, sin थीटा का sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया। तो इसका मतलब है ये चीज आ गई आपके पास tan थीटा। 21st में कोई डाउट किसी को? क्लियर है ये? सर लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल का टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के करते हैं उसमें तो सर एच भी बचेगा। पीरियड का फॉर्मूला, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल का कौन सा टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो एक ही है सर √2h/g है ना बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का। √2h/g कब है? जब वर्टिकल थ्रो करते हो तब के लिए है। ये वर्टिकल थोड़ी थ्रो किया आपने, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थ्रो किया है। प्रोजेक्टाइल के लिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास यही है 2u sin थीटा बाय g, और तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखा हमने। यस ज्यादा ऐसे लिखा था t = 2u sin थीटा बाय g,
यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इनिशियल वेलोसिटी का, u इनिशियल वेलोसिटी है, इसको ज्यादा से ज्यादा हमने ये लिखा था 2uy/v, या फिर इसको ये लिख दिया था 2uy/ay का मैग्नीट्यूड, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं हमने। क्लियर है ये? 20 सेकंड में कोई डाउट किसी को? यस सर। ठीक है। A projectile of mass m is fired with velocity v from the point P at an angle 45 degree with horizontal. The magnitude of change in momentum when it passes through the point Q on the same horizontal line on which P lies. मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर से, ये बिल्डिंग की छत है, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से। अब ये प्रोजेक्टाइल मूव करना शुरू करता है, ये छत की बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक है, छत की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, आगे जाएगा तो नीचे गिरेगा। तो जब ये जिस लेवल से प्रोजेक्टेड है उस पॉइंट को P बोला गया है, और जब ये इसी लेवल पे फिर से पहुंचता है तो इस पॉइंट को Q बोला गया है। आपसे कह रहा है कि इसे प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे। तो चेंज इन मोमेंटम बता दो। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें मालूम है, और मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होंगी। तो हमें बेसिकली मोमेंटम एट Q माइनस मोमेंटम एट P करना है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। में अगर यहाँ की वेलोसिटी v है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी v होनी चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। दोनों पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी v है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो v/√2 था, तो यहाँ पे भी v/√2 होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी v/√2 होगा। बस फर्क सिर्फ होगा कि इनिशियल पॉइंट P पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है v/√2 वो अपवर्ड डायरेक्टेड है, और जो Q पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। तो इनिशियल मोमेंटम नोट करता हूं, इनिशियल मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो P1 इक्वल्स टू P2 की बात कर रहे हैं, मोमेंटम सॉरी P2 माइनस P1 निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम। या मैं पहले इनिशियल मोमेंटम नोट करता हूं कितना, m v/√2 I कैप। इस वेलोसिटी की वजह से एक मोमेंटम हुआ इस डायरेक्शन का, ऐसे मान लिया है ये x है, ये y है, तो एक x डायरेक्शन में मोमेंटम प्रेजेंट है इतना, एक y डायरेक्शन में मोमेंटम प्रेजेंट है, प्लस वो भी आएगा m v/√2 j कैप। तो m v/√2 कॉमन ले लिया, ये लिख दिया j कैप। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। का फाइनल मोमेंटम निकालते हैं इसी तरह से। फाइनल मोमेंटम में एक कंपोनेंट इधर का, एक कंपोनेंट इधर का, मैग्नीट्यूड अगेन दोनों का इक्वल है, वो हमने कॉमन ले लिया, इधर वाला आई कैप में ही गया
और ये वाला y के ऑपोजिट में चला गया तो माइनस जे क्या हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमारे, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल p एज अ वेक्टर इक्वल्स, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले टर्म में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट हुआ, दोनों सेम थे, कैंसिल आउट हो गया। दूसरा टर्म था माइनस एम बी बाई रूट टू जे कैप, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया एम बी बाई रूट टू जे कैप, तो दोनों ऐड हो गए और नेगेटिव में रिजल्ट मिला, माइनस एम बी बाई रूट टू जे कैप इंटू टू, दोनों ऐड हो गए, दोनों इक्वल थे तो दोनों ऐड हो गए, लेकिन ये रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। सब्ट्रैक्ट करके आप देख सकते हैं यहां से। अब ये आ गया, इसको हमने लिख दिया फर्दर माइनस रूट टू एम बी जे कैप, इस रूट टू से इस टू को डिवाइड कर दिया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब अगर ऑप्शन हमारा वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में कर देंगे मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, डेल पी का मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन डायरेक्शन छोड़ दो आप, माइनस का डायरेक्शन है वो छोड़ दो, तो ये हो गया एम बी रूट टू, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 23 में कोई डाउट? 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, Yes, sir. 29 का फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। चेक कर रहा हूं बेटा, अभी तो क्वेश्चन रीड कर लूंगा। 29, two projectiles A and B are projected with angle of projection 15 degree for projectile A and 45 degree for the projectile B. If RA and RB be the horizontal range of the two projectiles, then अब देखो RA की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 15 डिग्री का एंगल दिया था तो साइन 30 डिग्री हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका मतलब ये आ गया हमारे पास साइन 30 की वैल्यू जो है हाफ होती है u स्क्वायर बाय 2g आ गया। रेंज ऑफ b की बात करते हैं, u स्क्वायर साइन 45 डिग्री पे है, 2 थीटा लेना है तो 90 डिग्री आया अपॉन g, तो ये आ गया साइन 90 1 होता है u स्क्वायर बाय g। तो रेंज इसकी बड़ी हो गई, b की बड़ी हो गई, a की छोटी हो गई। b की रेंज जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ a, rb इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ra। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी को? सर इसमें वेलोसिटी इक्वल थोड़ी ना दे रखी है, दोनों की u थोड़ी ना दे रखी उसके बिना होगा नहीं, वो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना वेलोसिटी के तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी दिया हुआ था इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, हाँ तो ठीक है, डी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर वेलोसिटी नहीं पता और ऑप्शन भी हमारे पास कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है तो हम डी मार्क कर लेंगे। अगर वेलोसिटी इक्वल है तो ये हो जाएगा, अगर वेलोसिटी अनइक्वल और तो हमें प्रोवाइडेड नहीं है तो हम बता नहीं सकते फिर कितना है, क्योंकि फिर हमारे पास क्या आएगा, इसको u1 कह देंगे, ua कह लो, इसको ub कह लो, ये ua हो गया, ये ub हो गया। अब अगर हम ra बाय rb निकालते हैं, ra बाय rb, तो क्या होगा जब डिवाइड करेंगे तो ua अपॉन ub का स्क्वायर मिलेगा एक टर्म तो हमारे को, दूसरा जो है एक हाफ मिलेगा, ये वाला 2 का जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब तक हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि यूए और यूबी का क्या रिलेशनशिप है तो हम बता नहीं पाएंगे आरए बड़ा है कि आरबी बड़ा है कि इक्वल है, क्योंकि अगर ये पूरी चीज ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म 2 आ जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये लेस देन 1 आ जाए हमारे पास, क्या इक्वल टू 1 आ जाए, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में आरबी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 2 हो जाए तो उस केस में हमारे पास आरए बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट अब किसी को?
क्वेश्चन नंबर 30th, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 31st, ठीक है, मतलब फर्स्ट असाइनमेंट हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सेकंड पे आते हैं, असाइनमेंट नंबर 2। सर असाइनमेंट फर्स्ट का 32। असाइनमेंट फर्स्ट का कौन सा बेटा, एक बार फिर से बोलना। 32। 32। असाइनमेंट फर्स्ट का 32 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन बाकी भी थे, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा खत्म हो गए। चलिए 32 देखते हैं। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड and its range is 500 meter. The maximum height reached by it is, देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 10 सेकंड का है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड। इसका मतलब है O से चल के A तक आने का टाइम जो है 10 सेकंड है। ये M पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, कैपिटल H वाला, तो O से M तक का टाइम इक्वल होगा M से A तक का टाइम, और वो होगा T/2 यानी कि 5 सेकंड। तो जब चला तो 5 सेकंड में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ रही होगी, वर्टिकल वेलोसिटी इस तरह से प्रोजेक्टेड था u, यहाँ पे ये एंगल थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी u cos थीटा। यहाँ से यहाँ जाने में वर्टिकल वेलोसिटी uy जो है वो 0 हो 5 सेकंड में। हमें मालूम है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन भी है, तो इसका मतलब है हर एक सेकंड में वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम होती है। जब ये यहाँ से यहाँ गया, मतलब इस जगह से इस जगह तक आने में 1 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम हो गई। यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी u by -10। यहाँ से यहाँ आया t इक्वल टू 2 सेकंड हो चुका है, तो 1 सेकंड और गुजर गया, एक और कम हो जाएगा। क्या यहाँ से यहाँ 2 सेकंड गुजर गए तो 20 कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 सेकंड का मान लो, यहाँ 4 सेकंड का, और यहाँ 5 सेकंड हुआ, तो 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हुई, और वर्टिकल पॉइंट पे आकर के, हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के, सॉरी वर्टिकल बोला मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये वाली वेलोसिटी मुझे मालूम चल गई 50 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मुझे मालूम चल गई। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, लेकिन एनी हाउ मुझे मालूम चल गई कि ये uy की वैल्यू है। जब चला था तो uy कितना था। अब ux आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैं कह रहा हूँ इसके बिना भी निकाल सकता हूँ, मैं पहले इससे निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाला है, तो ux की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ जो है वो मेरे को दे दी गई है 500 मीटर, और टाइम दे दिया 10 सेकंड, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। 500 डिवाइडेड बाय 10, ux भी पता है मेरे को। अब देखो रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास 2 टाइम्स ux इंटू u/g, ठीक है। ux आपको पता है, u पता है, g आपको पता है, दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हो, उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेंज मिल जाएगी। नहीं तो एक और तरीका है, आसान था, मुझे मालूम है यहाँ से आने का टाइम 5 सेकंड, यहाँ से आने का टाइम 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में ये वर्टिकल हाइट इसने कवर की है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ m से, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी m के वाले पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, h इक्वल्स टू हाफ g स्क्वायर लिखा तो सिंपली h इक्वल्स टू हाफ g, t की जगह t/2 का स्क्वायर। आप देखो h का फॉर्मूला क्या होता था, h वाज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाय g। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये चीज हो, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। और अगर इसी चीज को मैं g से मल्टीप्लाई भी कर दूं इधर, तो इधर भी g से मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। और एक हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी एक हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो तो ये फॉर्मूला आपके पास किसका आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट इज मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये टाइम आपको मालूम है 5 सेकंड का है, g आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप मैक्सिमम हाइट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जिसमें आपको ये वर्टिकल वेलोसिटी और रेंज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ यही डेटा सफिशिएंट था कि उसको जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 10 सेकंड का है। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हुआ तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड हुआ। 5 सेकंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आखिरी के 5 सेकंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h इक्वल्स टू हाफ dt स्क्वायर, और उसमें t की जगह आपने 5 रखना है, g की जगह 10 रखना है। कोई डाउट इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 33, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए फर्स्ट असाइनमेंट हमारी डिस्कस हो गई, सेकंड पे आते हैं हम। असाइनमेंट नंबर 2, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? Yes, sir. स्टूडेंट, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। असाइनमेंट 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट किसी को? यस सर। सेकंड? सर First, a marble A is dropped vertically. Another marble B is projected horizontally from the same point at the same instant. दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। देखो, आप इसको इधर थ्रो करते हो या इसको सिर्फ रिलीज करते हो। ये B मान लो और ये A मान लो। A को आपने सिर्फ रिलीज किया, A यहाँ से इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। ये जो है सेम लेवल पे है दोनों, ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और कभी ना कभी दोनों ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। ए वाला ग्राउंड पे इस जगह पे पहुंचेगा, बी वाला ग्राउंड पे इस जगह पे पहुंचेगा। दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, दैट इज इक्वल्स टू दिस हाइट। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी देखो तो जो आपने टाइम निकाला है वो फ्री फॉल वाला ही टाइम है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बी के लिए नोट कर रहा हूं, फॉर बी यू वाई कितना हो गया 0, ए वाई कितना हो गया g डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई h डाउनवर्ड। टाइम निकालना है तो टाइम निकाल देते हैं, h इक्वल्स टू t हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन। x y की जगह h लिख दिया, u y 0 था 0 हो गया, प्लस हाफ a by g था, g हो गया, t t था, t को यहां से सब्जेक्ट बना लिया 2h by g का रूट। और आप फ्री फॉल के लिए निकालोगे a के लिए तो सेम डेटा a के लिए भी आ जाएगा। दिस इज फॉर b एंड आल्सो फॉर a। दोनों के लिए डेटा ये इनिशियल, दोनों की वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन वर्टिकल वाला दोनों का g, दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, तो दोनों के लिए टाइम टेकन सेम आएगा। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी एक को? डाउट है, इस चीज को प्रैक्टिकली सोचे तो थोड़ा ना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज? पीरियड तो फिर अलग अलग होगा ना, कि एक तो नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रैक्टिकली अलग अलग होगा? ये आप भाई आपको सिर्फ लग ही रहा है ना, आपके पास इसके बेसिस में सपोर्ट के लिए कोई लॉ नहीं है और एक्सपेरिमेंट आपने किया नहीं है, ठीक है ना? ये सिर्फ आपकी फीलिंग है कि ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन दुनिया में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। देखो, एक न्यूज मीडिया का ग्रुप है बीबीसी। अगर आप बीबीसी की साइट पर जाओगे और ढूंढोगे फ्री फॉल का, प्रोजेक्टाइल का, तो बीबीसी वालों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या क्या वाकई में जो लोगों को पढ़ाया जाता है वही रियलिटी में होता है या नहीं होता है। आपको उसमें विजुअलाइजेशन दिखाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरा उसको शूट किया है एक्सपेरिमेंट करके। उस एक्सपेरिमेंट को आपने ऐसी जगह क्वेश्चन पूछा है जिसका एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट है, आप ऑनलाइन देख सकते हो उसे जाकर के। तो मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ।
उन्होंने एक बहुत बड़ा सा चेम्बर बनाया जिसमें लगभग वैक्यूम क्रिएट किया उन्होंने, टोटल वैक्यूम, ठीक है। मतलब एयर का, विंड का इफेक्ट्स जो हम थ्योरेटिकली लेते हैं वो हटा दिए उन्होंने, क्योंकि हम यही बताते हैं एयर और विंड के इफेक्ट्स नहीं होंगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर वो इफेक्ट्स होंगे तो ऑफ कोर्स ये नहीं होगा, क्योंकि तब एक और फोर्स आ जाएगी, एयर फ्रिक्शन, एंड वी आर ट्रीटिंग ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उन्होंने एक हैवी स्फीयर लिया और एक फेदर लिया, दोनों को ऊपर से एक ही हाइट से एक ही साथ रिलीज कर दिया कंप्यूटराइज सिस्टम से, दोनों ऊपर फॉल करने लगे, दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचे। उसके बाद उन्होंने इसी रूम में एयर फिलअप कर दी, ठीक है, और इस बार फिर दोनों को उसी हाइट से रिलीज किया। तो क्या हुआ, जो मेटल का स्फीयर था वो जल्दी पहुंच गया, फेदर लेट पहुंचा, वो एयर का इफेक्ट था। जब वैक्यूम था तो दोनों साथ में पहुंचे। फिर उन्होंने क्या किया, सेम पॉइंट से दो आइडेंटिकल बॉडीज, एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया और दूसरे को सिंपली रिलीज कर दिया, दोनों ग्राउंड पे एक ही टाइम पे पहुंचे। क्योंकि अगर ग्रेविटी की फोर्स होगी तो जो हम फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, उसकी जो लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को या उसकी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस हम प्रैक्टिकली फुलफिल करते हैं तो भी हमें वही रिजल्ट मिलता है जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली लॉज के अकॉर्डिंगली हम कुछ और निकाल रहे हैं और रियलिटी में कुछ और निकलेगा, रिजल्ट वही निकलेंगे। हाँ, हर लॉ की एक लिमिटेशन है, अगर ये चीज नहीं हुई तो, जैसे वो कह रहा है एयर और विंड के इफेक्ट ना हो। अब अगर आप रियल लाइफ में कहोगे कि भाई एक प्लेन उड़ रहा है, उससे एक बॉम्ब ड्रॉप किया, अब ये बॉम्ब जब प्लेन से निकलेगा तो ऊपर बहुत हाई विंड वेलोसिटी है, उस विंड वेलोसिटी का उस पर इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप वो विंड वेलोसिटी हटा दो तो हम जो थ्योरेटिकली कंक्लूड कर रहे हैं, जो फिजिक्स के लॉज से कंक्लूड कर रहे हैं, जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स देगी हमारे को। तो ऐसी फीलिंग आप मत मन में लाओ कि जो है आप थ्योरेटिकली ये चीज होगी, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपको लग रहा है पर ऐसा होता नहीं है, सच्चाई जो है मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट किसी को? थर्ड में कोई डाउट? फोर्थ? यस सर। फोर्थ में, a body projected from the top of a tower horizontally with an initial velocity 20 meter per second hits the ground at an angle of 45 degree. The vertical component of velocity at the time of hitting is, ठीक है, देखो जिस समय ग्राउंड को टकराने जा रही है चीज, उस समय उसकी वेलोसिटी का एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ये ग्राउंड हो गया हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। जब यह ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचता है, जस्ट टकराने ही वाला है, उस समय इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से डायरेक्टेड है। ये वेलोसिटी यहां पे इस तरह से डायरेक्टेड है। ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली वर्टिकल के साथ भी इसका एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब है अगर ये वेलोसिटी यहां से हमने मान लो u से प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी बदलती नहीं है, ये u है, ये मान लो v है, इसका मतलब है v cos 45 दैट इज v by root 2 की वैल्यू u है। और इसी तरह अगर आप देखो तो v sin 45 की वैल्यू भी v by root 2 है। अगर v by root 2 का मतलब u है तो ये भी u है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी भी इस समय u ही है, जो शुरू में आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखी थी। एंड आई थिंक क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें गिवन थी, कितनी थी शुरू में? 20 मीटर पर सेकंड थी, तो हमारा आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग इज 20 मीटर पर सेकंड। अगर कहता वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट की जगह कहता वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग, तो इस चीज की बात कर रहा होता, ये वैल्यू कितनी होती है? u√2 हो जाती है आपके पास, इन दो का रिजल्टेंट हो गया ये, तो u² + u² का रूट दैट इज u√2 हो जाता, और u आपको अगर 20 दिया जाता तो 20√2 मीटर पर सेकंड आता है आंसर। अगर v के लिए पूछा होता, अभी उसने पूछा वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो ये वाला कंपोनेंट क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड का है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड का हुआ, और ये चीज हो जाती है आपके पास 10√2 मीटर पर सेकंड अगर पूछी गई होती तो। क्लियर है? कोई डाउट उसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 6 में कोई डाउट किसी को? 7th में कोई डाउट किसी को?
8th, 9th, 10th, 11th, शुभम कुछ बोला बेटा, आपने आवाज नहीं आई। 11th, ठीक है। An aeroplane is moving with horizontal velocity u at height h above the ground. If a packet is dropped from it, the speed of the packet when it reaches the ground is. Aeroplane horizontally flying. मान लीजिए this is the line in which the aeroplane is flying. आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि this is the aeroplane. इस एरोप्लेन से यहां से एक पैकेट रिलीज कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद यही एरोप्लेन जो है ये पैकेट इस तरह से मूव करेगा। हम विंड और एयर के इफेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो ये पैकेट इस तरह से मूव करेगा और कहीं ना कहीं आकर के ग्राउंड को हिट करेगा। मान लो दिस इज द ग्राउंड है, तो इस जगह पे आकर के ये ग्राउंड से टकराएगा। ये हाइट आपको दे दी गई है h है और ये वाली वेलोसिटी आपको दे दी गई है u है। इसका मतलब इसके पास भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u ही हुई। ये एरोप्लेन के अंदर प्रेजेंट है तो इसके पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। जब ये प्लेन कुछ देर के बाद इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट मान लो इसका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ से चलते चलते यहाँ, ये पैकेट कहाँ होगा, वो अपने पाथ में यहाँ चुका होगा, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। तो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पैकेट की होगी उतनी एरोप्लेन की होगी। इसका मतलब जब एरोप्लेन इस जगह पे पहुंचेगा तो पैकेट कहीं यहाँ पे होगा, जब एरोप्लेन इस जगह पे पहुंचेगा तो पैकेट कहीं यहाँ पे होगा, जब पैकेट ग्राउंड पे पहुंच रहा होगा उस समय एरोप्लेन यहाँ पे होगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी बदलती नहीं है, तो जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरह से प्रेजेंट है। उसमें से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है u है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी आप निकाल लो, वर्टिकल का डेटा नोट करो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, वर्टिकल एक्सेलरेशन g हो गया आपके पास डाउनवर्ड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास h हो गई डाउनवर्ड। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता नहीं कितनी है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला लगा देते हैं। vy का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 0 हो गया, 2gh आ गया हमारे पास। इसका मतलब vy की वैल्यू आ गई √2gh। अब ये वेलोसिटी हो गई √2gh। हमें ये वाली वेलोसिटी निकालनी है v। तो v जो है वो u और √2gh का रिजल्टेंट है, तो v इक्वल्स टू √u का स्क्वायर प्लस √2gh का स्क्वायर। इसका मतलब है ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। जब ये ग्राउंड पे हिट करने वाला उस इंस्टेंट की वेलोसिटी हमें ऑब्टेन हो गई। आप एक और चीज कर सकते थे, आप कहते हैं यहाँ की टोटल एनर्जी, इस पॉइंट को मान लो A है और इस पॉइंट को मान लो B है, तो आप कह सकते थे टोटल एनर्जी एट B, टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट A, क्योंकि कोई भी डिसिपेटेड फैक्टर नहीं है। अब B पे ग्राउंड लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, सिर्फ बची काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो गई हाफ स्क्वायर हमारे पास। A पे दो एनर्जीज है, एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर, एक पोटेंशियल एनर्जी है इस हाइट की वजह से mgh। m सब में से कैंसिल हो गया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v निकालना है, रूट कर दीजिए, इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर रूट लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 12 सर इतना ही करे हैं। इतने ही करे हैं, हो सकता है बाकी किसी ने किया हो। बच्चे एक बार मैं डिस्कस तो पूछ तो लूं, कोई पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है। 13th में कोई डाउट? 14th में कोई डाउट? 15th में कोई डाउट? तो फिर इसका मतलब आपने असाइनमेंट 3 तो अभी की नहीं होगी। किसी ने की है भाई असाइनमेंट 3 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? चलिए नहीं है आपके पास, नो प्रॉब्लम।
अब मेरी बात सुनिएगा, कल आपका टेस्ट होना है काइनेमेटिक्स का, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक जूम सेशन और ले लूं ताकि आप अपनी थर्ड असाइनमेंट भी मेरे साथ डिस्कस कर लो। तो कल की डेट का मैं देखूंगा कौन सा टाइम खाली है, उसमें पहले अपना टेस्ट वो करा लूंगा आपसे, डाउट टेक सेशन जूम का, जिसमें आप मेरे से अपने डाउट प्रॉब्लम जो भी है वो पूछ सको, और उसके बाद आपका टेस्ट का टाइम होगा। और इस बार आपको जो टेस्ट देना है वो थोड़ा लंबा है, 75 क्वेश्चन का टेस्ट है और दोनों ग्रुप्स को देना है, नीट वाले को भी यानी कि मेडिकल को भी और नॉन मेडिकल को भी, दोनों 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, दोनों के लिए सेम पेपर रहेगा। एक्चुअली में 45 + 30 होने थे आपके, 45 नीट के लिए और 30 उसके लिए, दो पेपर मैंने अलग ही बनाए थे, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक ऐसा है जिसका लेवल नीट का और जेईई का लगभग सेम है, मोर और लेस इक्वल लेवल है दोनों का इस टॉपिक का। तो अच्छा होगा कि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, तो इसलिए पेपर जो है आपको पूरा अटेम्प्ट करना होगा, 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आपको करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक जूम का सेशन और कल अपना प्लान कर लूंगा, जिसमें हम जो है आपके असाइनमेंट 3 को डिस्कस कर सकें। कल का कर लूंगा या हो सकता है आज लेट इवनिंग का भी कर लूं, तो आज की डेट में आप कंप्लीट करके रखोगे, आपको मैसेज मिल जाएगा उसका क्या है। तो अब कुछ इस पे डिस्कस करने के लिए है नहीं, वैसे तो 5-7 मिनट बाकी है हमारे पास क्लास में। किसी को कोई चीज पूछना तो पूछ लो भाई, कोई भी डाउट कोई क्वेरी हो किसी की, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, फिर इसको यही सेशन को एंड करते हैं।